वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। मैं प्रियंका आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। इससे पहले मेरे चैनल के माध्यम से सीटेट, केवीएस, एनबीएस जितनी भी टेट से रिलेटेड एग्जाम होती है उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इससे पहले पार्ट 1 हिंदी में ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारोपीय 73%, द्रविड़ 25% और आस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7% पाए जाते हैं। टोटल मिलाकर 100% हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि हिंदी से पूछा जाता है। अब चलते इसके आगे वाले पार्ट में। हम लोगों ने लास्टली क्या किया था देखते हैं पहले उसको। हम लोगों ने उस वीडियो में लास्ट में राष्ट्रभाषा का किया था। जो राष्ट्रभाषा का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है समस्त शब्द प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात जो भाषा जन जन में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती हो वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक भाषा नहीं होता, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जनमान्य प्राप्त होता है। जो प्रयोग में लाया जाता है व्यवहारिक होता है, जो जनों के द्वारा इसे प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। बिल्कुल हमारी राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता संवाद संपर्क की भाषा होती है। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। फोर्थ पॉइंट देखते क्या है, जॉर्ज गैर्सियन ने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा है। बहुत सारे अलग अलग जो हमारे हिंदी के रचयिता थे उन लोगों ने अपना अपना भाषा दिया, अपना अपना उसकी परिभाषा को दिया है, तो उसको भी देखेंगे आगे। पहले इसमें देख लेते हैं राष्ट्रभाषा होने के लिए क्या क्या शर्तें निम्नलिखित है। इससे भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है। जरूरी नहीं कि हमेशा ग्रामर में बहुत सारे एकदम छोटी छोटी चीजों को पूछे। कोई भी टीचिंग एग्जाम में क्या होता है ना, एक 0 लेवल से लेकर अपर लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी की उत्पत्ति से लेकर के हिंदी का फैलाव कहाँ तक है उस सबको हम लोग पहले यहाँ देखेंगे। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा होने के लिए शर्तें क्या या कसौटी क्या क्या होनी चाहिए। शब्द भाषा सरल होनी चाहिए, जो किसी को बोलने में परेशानियां ना हो, अर्थात शब्द बोलने और लिखने में के दृष्टिकोण से सरल होने चाहिए। बिल्कुल कैसी होनी चाहिए राष्ट्रभाषा? सरल और आसान। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो तथा इसी अनुपात में इसे समझते हो। यह देश की संस्कृति की वाहक होनी चाहिए। अब देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बना, ये राजभाषा कैसे हुआ। यहाँ पे कुछ पॉइंट, इस पॉइंट को शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहाँ से देखते हैं कुछ 7 पॉइंट से। यहाँ से देखते हैं पॉइंट 5 से। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जीके से भी क्वेश्चन है और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। अब देखते हैं पॉइंट 7 हमारा क्या है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, किंतु लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे 2 लैंग्वेज को यूज करने के लिए कहा जा रहा है संसद में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी मातृभाषा बंगाली है तो आप उसे फोर्स नहीं करेंगे कि आप अपने संबोधन आप मातृभाषा में ही करें। अब देखते हैं पॉइंट 8 क्या है हमारा। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी शब्दों में लोप किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट 9 हमारा क्या। अनुच्छेद 210 अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, यह चुनने का अधिकार राज्यों को है, अर्थात राज्य अपने अनुसार अपनी राज्य भाषा को चुन सकता है। बिल्कुल बिहार है तो अपने अनुसार भोजपुरी, बज्जिका या हिंदी जो भी चुन सकता है। वो महाराष्ट्र है तो मराठी, जो उसकी राज्य भाषा चुनने की इच्छा होगी वो चुन सकता है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। किसमें किया गया ये बात? तो अनुच्छेद 210 में किया गया। अब देखते हैं पॉइंट 10 हमारा क्या है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। कौन सी भाषा होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरिक होगी। ये किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अब देखते हैं 11 पॉइंट क्या है हमारा। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य की भाषा प्रादेशिक भाषा या हिंदी न होने पर ऐसी व्यवस्था होने पर अंग्रेजी बनी रहेगी। अगर हिंदी नहीं होती है तो वहां पे और कोई भाषा अनिवार्य नहीं होगा, अंग्रेजी ही अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 348 में देखते क्या है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और संसद और विधान मंडल में विधेयकों को
वो अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, यदि किसी भाषा का प्रावधान न हो तो अंग्रेजी उपयुक्त है। कहते रहे हिंदी और अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त है, तो आप वहां पे अगर हिंदी नहीं है तो आप अंग्रेजी में संवाद कर सकते हैं, अंग्रेजी में कोई भी कार्य कर सकते हैं, जो भी हो। तो ये था रिलेटेड। अब देखते हैं आगे पॉइंट 13 क्या है। 14 पॉइंट है 351 के अनुसार हिंदी के विकास के लिए निर्देश यह है कि संघ हिंदी भाषा का विकास का और प्रसार करे। तो संघ में कौन सी भाषा उपयुक्त होगी? हिंदी होगी। अब देखते हैं किस सूची में, तो 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखनीय है 22 भाषाओं को स्रोत और स्रोत संस्कृत को माना जाता है, यानी सभी भाषाओं का स्रोत संस्कृत को माना जाता है, लेकिन संविधान में 8वीं अनुसूची में दिया गया है कि 22 भाषा का स्रोत संस्कृत को माना जाता है, जिसमें यहाँ पे कुछ भाषा का नाम दिया गया है: असमिया, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और हिंदी। और आगे देखते हैं इसके बारे में। मूल संविधान में 14 ही भाषा थी। जो भाषा संविधान में 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को 21वां संविधान 1967 के तहत 71वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को क्रमशः जोड़ा गया, जो कोंकणी हो गया, मणिपुरी, नेपाली को सम्मिलित किया गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो और डोगरी और मैथिली को और संथाली को जोड़ा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछ देता है कि डोगो, मैथिली, संथाली को कब जोड़ा गया संविधान में, तो 92 संविधान संशोधन और 2003 में जोड़ा गया। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया है, तो 71वें संविधान संशोधन यानी मतलब 71वें संविधान संशोधन के समय इसे जोड़ा गया है। अब देखते हैं बोली और भाषा क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से देखेंगे और देखते हुए कोशिश करेंगे कि इसे नोट कर ले, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। जब आप सीटेट का फॉर्म भरे होंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें 1 और 2 आया होगा, यानी एक लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज 1 में भी आपको 22 भाषा आया होगा, लैंग्वेज 2 में भी 22 भाषा आया होगा। आप अपने इच्छा अनुसार अपनी मातृभाषा को लेते हैं या अपने स्टेट लैंग्वेज को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं या संस्कृत लेते हैं, या जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल होते हैं उस लैंग्वेज को लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्या है, बोली क्या है। बोली की परिभाषा यहाँ पे दी गई है बहुत ही अच्छे तरीके से, आप इसे देखें। एक छोटे से क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में, बिल्कुल एक छोटा क्षेत्र बोलेंगे या सीमित क्षेत्र बोलेंगे, बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। बोली का कोई बहुत बड़ा रूप नहीं होता है। क्या है? एक छोटे से क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली मौखिक स्तर पर होती है, बोली की कोई अपनी लिपि नहीं होती है। बिल्कुल, अगर हम अपने घर में या अपने कॉलोनी में या फिर अपने जो छोटे से क्षेत्र में रहते हैं, वहां की भाषा हो सकती है भोजपुरी हो, तो उसकी कोई लिपि नहीं होती। फिर अगर आप उस क्षेत्र से निकलते हैं तो कहीं और जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो क्या कहता है बोली के लिए? एक छोटे से क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली मौखिक स्तर पे होती है, बोलचाल की भाषा होती है, बोली की कोई अपनी लिपि नहीं होती है। तो ये था हमारा बोली। अब देखते हैं क्या भाषा। भाषा के अगले चरण के रूप में भाषा को जाना जाता है। बोली के अगले चरण के रूप में भाषा को जाना जाता है। बोली का विस्तृत रूप क्या होता है? भाषा कहलाता है। यानी फर्स्ट था बोली, पहला रूप बोली हो गया और दूसरा रूप क्या हमारा भाषा है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोली के अगले चरण के रूप को भाषा जाना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में बोली से बहुत व्यापक होता है। बिल्कुल, भाषा का क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। इस व्यापक में साहित्य सृजन होता है। बोली में आप साहित्य का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि बोली आम बोलचाल की भाषा होती है, और भाषा में आप साहित्य का सृजन कर सकते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि निर्धारित होती है। बिल्कुल, एक क्वेश्चन सीडी पे भी पूछा जाता है, क्या हर एक भाषा की अलग अलग लिपियां होती है? बिल्कुल होती है। और यहाँ हिंदी में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक भाषा की लिपियां निर्धारित होती है। भाषा लिखित स्तर पर होती है। बिल्कुल, यहाँ पे ये पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। भाषा क्या होती है? लिखित स्तर पर होती है, और बोली क्या होती है? मौखिक स्तर पर होती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है। अब जानेंगे उपभाषा क्या है, और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। पहला छोटा बोली हो गया, उसके बाद उपभाषा हो गया और भाषा हो गया। उपभाषा यानी बोली का थोड़ा सा सुदृढ़ रूप क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है, और सबसे विस्तृत रूप भाषा कहलाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। सर्वप्रथम अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम गार्सियन
ने अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण, एक पुस्तक लिखा था उन्होंने भारतीय भाषा सर्वेक्षण में हिंदी का उपभाषा व बोलियों में सर्वेक्षण वर्गीकरण विकसित किया था। किसने किया था? तो अब जॉर्ज अब्राहम ग्रेसियर्स ने अपनी पुस्तक लिखी भारतीय भाषा सर्वेक्षण। अब देखते हैं विभाषा को भी यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। मैं कहूंगी कि आप इसे देख रहे हैं इस वीडियो को तो देखते हुए इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोली, भाषा, उपभाषा, विभाषा, इसे टॉपिक देकर इसके डिफिनेशन को कम से कम नोट कर लेंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास एक नोट्स हो जाएगा, और नोट्स के साथ साथ इसके बाद में इसकी क्वेश्चन दूंगी तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे। अब देखते हैं विभाषा क्या है। बोली और भाषा के बीच की स्थिति को विभाषा कहते हैं। बिल्कुल, अभी हमने ऊपर पढ़ा बोली क्या होता है, मौखिक स्तर होता है, भाषा क्या होता है, लिखित स्तर होता है। बोली का रूप व्यापक छोटा होता है रूप, और भाषा का रूप क्या होता है, बहुत बड़ा व्यापक होता है। तो इस तरीके से हम वहां पे देख पाए। भाषा विभाषा को देखते हैं। बोली और भाषा के बीच की स्थिति को विभाषा कहते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक किंतु भाषा से कम विस्तृत होता है। देखिए, विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक और किंतु भाषा से कम होता है। ये चीज को समझना है। इसमें साहित्य रचनाएं प्राप्त होने लगती है, होती नहीं है, होने लगती है। हल्का हल्का क्या होता है, विभाषा में साहित्य आने लगता है। अब देखते हैं हिंदी भाषा की भाषा, उपभाषा और बोलियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देखें। बज्र, खड़ी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। बज्र, खड़ी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। विभाषा सूत्र में क्या कहते हैं? देखिए, इस सूत्र के द्वारा भारत की एकता भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, विभाषा सूत्र में कैसे भाषा को जोड़ा जाता है। पहला होता है मातृभाषा, दूसरा हो गया राष्ट्रभाषा, राजभाषा, और क्या है, संपर्क भाषा के लिए उत्तर भारत की कई भाषाएं। राष्ट्रभाषा में क्या है, हिंदी भाषा राज्यों के दक्षिण की। राजभाषा में क्या, भाषा और दक्षिणी भाषी राज्यों की, और संपर्क भाषा के लिए भारत के कई भाषाएं। अब यहाँ पे फोर पॉइंट दिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करेंगे, मैं वहां से आपको दूंगी इसका आंसर। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे पार्ट 1 भी देख लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी। देखते हैं यहाँ से, जिस भाषा में आचार विचार यानी आपस में बात करते हैं, खरी बोली जो लिखते हैं क्या कहलाती है, देवनागरी लिपि। किस भाषा में लिखा देती है, वो देवनागरी लिपि में जाती है। मुख से कोई ध्वनि निकलती है वह अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। मुख से अगर कोई ध्वनि निकलती है वह अक्षर कहलाता है। अक्षर का लिखित रूप क्या है, वर्ण है। बिल्कुल, वर्ण किसका रूप है, तो अक्षर का रूप है। अक्षर का कैसा रूप है, तो लिखित रूप है। इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, एक साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को एक स्टैंडर्ड पढ़ाई पढ़ना है और बहुत डीपली पढ़ना है। सीटेट में देखने से लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज अंदर से पूछी जाती है जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है, और मेन पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए, क्वेश्चन को नोट करते हुए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हुए पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट क्या आया, जिस भाषा में आचार विचार यानी आपस में बात करते हैं, खरी बोली जो लिखते हैं क्या कहलाते, किस में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। मुख से अगर कोई ध्वनि निकलती है वह अक्षर कहलाता है, और अक्षर का लिखित रूप क्या है, वर्ण है। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क से ज्ञ तक पढ़े, स्वर वर्ण इस तरह से पढ़े तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो मेन पॉइंट है उसको एक सटीक तरीके से एक वीडियो में मैं आप लोग के लिए पार्ट बाई पार्ट करके हिंदी से लेकर आऊंगी, और उसके बाद हिंदी की भी सीडी भी चलेगी। अब जानते थोड़ा लिपि के बारे में देखते हैं क्या है। ब्रज, अवधी, खरी बोली, भोजपुरी और मैथिली। बोली और भाषा ध्वनि रूप से होता है। बिल्कुल, अगर जो बोलते नहीं है, अगर कुछ गिरता भी है तो एक ध्वनि आता है, और उससे हम अनुमान लगाते हैं किस तरह की ध्वनि उस पर उत्पन्न हुई। तो बोली और भाषा ध्वनि रूप से होते हैं। इन ध्वनियों को हम जब संकेत या चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तब उसे लिपि कहा जाता है। बिल्कुल, क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री के बुक में हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारी लिपियां थी, जैसे गुरुमुखी लिपि, और उस समय जो संकेतों और भाषा को लिखने का जो तरीका होता था एक अलग लिपि में लिखा जाता था। तो वहां भी आप देख सकते हैं इसे, तब उसे लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए उसकी एक अपनी लिपि होती है। अब यहाँ से कंफ्यूजन कभी मत होना कि क्या देवनागरी लिपि में ही सारी भाषा लिखी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी लिपि रोमन में। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन में। हिंदी देवनागरी है। अब देखते हैं, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मणी लिपि से ही निकला है। किस लिपि से निकला है, ब्राह्मणी से लिखा है। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। देवनागरिक लिपि को लोक नागरिक एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है।
यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बिल्कुल, किस ओर से लिखी जाती है? हमेशा हम लोग कॉपी पे लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं और राइट में एंड करते हैं, तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य क्या है। हिंदी साहित्य को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हिंदी साहित्य का विकास क्रम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जो कि हमें एक नंबर स्कोर करना है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे दोस्तों 100+ मार्क्स लाए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। जब मेरिट आपकी बनती है तो आपको सीटेट की मार्क्स में बोनस दी जाती है। 60% पे 2 मार्क्स और 70% पे 4 मार्क्स की बोनस होती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि 100+ ही मार्क्स लाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेरिट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और दोस्तों इसे शेयर भी करो, जिससे बहुत सारे लोगों के पास ये पहुंच नहीं पा रही है तो पहुंच जाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एंड कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य। तो आप लोग इतना जो भी आप लोगों ने देखा अभी तक इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।